Okay, guys, so we are going to be covering some current electricity which is valid for both O levels and A levels at the same time. ये वाला जो at least part है, ठीक है. अब ज़रा इसमें सुनो, सबसे पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो किस चीज़ की आती है? वो आती है ईएमएफ की, ठीक है. अब ईएमएफ क्या है? मेरा वर्जन जो हमेशा मैं लिखता हूँ वो ये है, इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट लूप एंड बैक, ठीक है. मैं जो कीवर्ड जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, सर्किट लूप पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, सही है. अब ईएमएफ क्या है? इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मूविंग a charge through the entire circuit loop and back, ठीक है. Do you understand this thing? अभी मैं पर यूनिट चार्ज वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में यूज़ करूँगा, ठीक है. लेकिन ये बात याद रखना, इट इज़ द टोटल वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज. लेकिन अभी फ़िलहाल समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको लूजली रखा हुआ है मैंने. इज़ दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब भी ईएमएफ का वर्ड आएगा तो ईएमएफ में हमेशा जो क्योंकि देखो एक बात याद रखना कि जब भी वर्क डन का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होगी. भाई एनर्जी कन्वर्ट होगी तो आप कहोगे वर्क डन हो रहा है, या वर्क डन हो रहा है तो आप कहोगे एनर्जी कन्वर्टेड हो रही है. तो इसके अंदर जब ईएमएफ की बात करते हैं तो एनर्जी कन्वर्जन इज फ्रॉम अदर फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल. यानी अगर मेरे पास ईएमएफ नॉर्मली सप्लाईज के लिए यूज होता है या सेल्स के लिए यूज होता है. अगर सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होगी. ये बात समझ में आ गई? भाई केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट हुई तो इसका मतलब है वर्क डन तो हुआ ना, क्योंकि जब भी एनर्जी कन्वर्जन होगी वर्क डन लाजमी होगा. ये बात समझ में आ गई? तो फिर मैंने इसको क्या किया है, ये जो फॉर्मूला है पहले भी समझ लो, लिखवाने का बाद में करूंगा. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने V से रिप्रेजेंट किया है ईएमएफ को, और इसके साथ मैंने ईएमएफ लिख भी दिया है. तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो इसका फॉर्मूला भी यही बन गया कि वर्क डन ओवर चार्ज. कैन यू सी दैट? सही है. बेसिकली दिस इज द टोटल वर्क डन. आप चाहो तो वर्क डन की जगह पर एनर्जी कन्वर्टेड भी लिख सकते हो. इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? अब जाहिर सी बात है इसका यूनिट क्या बनेगा? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल्स. और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स. तो जूल्स पर कूलम. इज दैट क्लियर? अब जाहिर सी बात है एक मसला ये है कि जूल्स पर कूलम बोलना मुश्किल है. मैं बोलूँ मेरे पास बैटरी है 9 वोल्ट्स मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलूँ कि 9 जूल्स पर कूलम्स बैटरी है, तो भाई वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इस वजह से हम लोग उसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. सही है? इज दैट क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि भाई डेफिनेशन ऑफ वोल्ट क्या है, तो इट इज़ 1 जूल ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सही है? ये बात समझ में आ गई? अब ये तो हो गई ईएमएफ की, लेकिन ईएमएफ का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो इधर देखो. ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है. ये मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, यहां तक पहुंच गए. और दूसरी बात ये है कि ये मेरे पास एक सर्किट लूप है. कैन यू सी दैट? ये मेरे पास पूरा एक सर्किट लूप है. यहां तक तो पहुंच गए हम लोग, ठीक है. अब आइडिया क्या है मैं आपको समझाता हूं. मेरे पास एक चार्ज है, दिस इज अ चार्ज. इस चार्ज पर इतना काम होगा, टोटल वर्क डन होगा कि ये मेरे पास यूं निकलकर पूरे लूप में से घूम फिर कर वापस आ जाए. मैंने यही तो लिखा था, टोटल वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट लूप एंड बैक. दिस इज अ सर्किट लूप. कैन यू सी दैट? ये बात समझ में आ गई? भाई बैटरी क्या करेगी? इस चार्ज पर इतना काम करेगी कि ये जब निकलेगा तो पूरे सर्किट में से घूम फिर के वापस आ जाएगा. अब आप बोलोगे कि सर करंट तो पॉजिटिव साइड से फ्लो करता है, तो आप नेगेटिव साइड से क्यों लेके जा रहे हो? भाई इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं. यू गेट दिस आइडिया? और जो करंट होता है कन्वेंशनल करंट, वो उल्टा घूमता है. सही है? ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ या ना? ठीक है. अच्छा चलो, ये तो हमने क्लियर कर लिया, यहां तक तुम लोग पहुंच गए, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है. अब जरा सुनो, इसी के बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की डेफिनेशन तकरीबन सेम जैसी आवाज लगेगी. इट विल साउंड एग्जैक्टली लाइक द सेम थिंग. अब जरा इधर देखो, इधर मेरे पास डेफिनेशन क्या बन रही है. पिछले वाले केस में ईएमएफ की जब बात कर रहे थे तो उसमें आ रहा था टोटल वर्क डन. इधर सिर्फ आ रहा है वर्क डन. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और इसमें क्या है,
वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू अ रेसिस्टिव एलिमेंट और एलिमेंट्स और बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट लूप। यानी ये क्या कर रहा है, देखो पिछली दफा केस में क्या था, ईएमएफ में क्या था, पूरे सर्किट लूप की कहानी थी। इस बार क्या है कि हम लोग सिर्फ एलिमेंट बाय एलिमेंट बात कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब इसको भी इस डायग्राम पे समझाता हूं, जरा इधर आ जाओ। सपोज करो ये चार्ज मेरे पास गया, यहां से जा रहा है, इधर आके पहुंचा। जब इधर आके पहुंचा तो इसको एक लैंप नजर आ रहा है, इसकी रेसिस्टेंस लाजमी होगी, सही है। तो बेसिकली अगर इस चार्ज को मुझे इसमें से पुश करना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? वर्क मस्ट बी डन इन पुशिंग द चार्ज थ्रू दिस रेसिस्टिव एलिमेंट, सही है। अगर ये रेसिस्टेंस मेरे पास बड़ी होगी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, छोटी होगी कम वर्क डन करना पड़ेगा, जीरो होगी कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? मतलब ये समझ लो कि रेसिस्टेंस बेसिकली जो रेसिस्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रुकावट होती है, छुरी कांटा समझ लो रोड पे पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है उस पे से अगर आपको गाड़ी को लेके जाना है तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यू गेट दिस आइडिया? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Potential difference is defined as the work done per unit charge in pushing the charge through a resistive element. If the resistive elements are, अगर मेरे पास 2 resistive element लगे हुए हैं, एक larger है एक smaller है, larger पे ज़्यादा मेहनत होगी तो ज़्यादा potential difference होगा, छोटी resistance होगी छोटा potential difference होगा। सही है? ये बात समझ में आ गई? Do you understand this thing? अब एक चीज़ का रूल बना लो, अगर मेरे पास 2-3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, सही है, 2-3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, जो सबसे बड़ा रेसिस्टर होगा वो सबसे ज्यादा वोल्टेज खाएगा, समझ गए, और जो सबसे छोटा रेसिस्टर होगा वो सबसे कम वोल्टेज खाएगा। क्लियर हो गया? एंड इट मेक्स सेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मोर वर्क नीड्स टू बी डन इन पुशिंग द चार्ज थ्रू अ लार्जर रेसिस्टिव एलिमेंट। सही है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब जरा इधर देखो, इस डेफिनेशन को दोबारा एक दफा पढ़ लो। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू अ रेसिस्टिव एलिमेंट और एलिमेंट्स और बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट लूप। लेकिन एक बात अभी भी मैंने अपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एक ही लूप की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास एएस लेवल में मल्टीपल लूप्स भी आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं फोकस एक ही लूप में कर रहा हूं। जरूरी नहीं है, हो सकता है तार हो, तार की भी तो रेसिस्टेंस होती है, सही है, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वायर भी कह सकता हूं मैं। जी वो भाई सुनो ना, अभी मैं बताता हूं। देखो अब मैं इन दोनों की डिस्टिंक्शन बड़े डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं। बेसिकली ईएमएफ पूरे सर्किट लूप की कहानी होती है, यहां तक बात समझ में आ गई, और पोटेंशियल डिफरेंस छोटे छोटे एलिमेंट्स की कहानी होती है। अगर मैं एक काम करूं, सपोज कर लो कि ईएमएफ पूरा एक नॉवेल है, समझ गए, और मेरे पास जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं सारे चैप्टर्स को पढ़ लूं तो इसका मतलब मैं पूरी नॉवेल पढ़ लूंगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जितना भी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं उन सब पीडीएस का सम निकालूं वो किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? एक बात याद रखना, इसमें वायलेशन नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहां पर 10 वोल्ट्स हैं, सही है, ये 10 वोल्ट पूरे के पूरे यूटिलाइज होने चाहिए, सही है। अगर एक ने 8 खाए तो दूसरा 2 खाएगा। ये नहीं हो सकता कि 10 वोल्ट थे मेरे पास ईएमएफ के और पोटेंशियल डिफरेंस एक 8 वोल्ट का है, बस ऐसे हो गया तो आपने लॉ ऑफ वायलेशन, उसकी वायलेशन कर दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन कर दिया आपने, सही है। 10 वोल्ट अगर ईएमएफ है तो पूरे के पूरे 10 वोल्ट किसी भी सूरत यूटिलाइज होने पड़ेंगे, सही है। अगर इसने मेरे पास 8 वोल्ट खाए तो इसके पास कितने बचे? 2 वोल्ट। समझ गए? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। दोनों बल्ब्स अगर सेम वोल्टेज के हों, हाँ, तो फिर 5-5 वोल्ट्स के होंगे, और हमने बैटरी की ईएमएफ बढ़ा दी, अगर वो मिसाल के तौर पर 12 वोल्ट्स का हो। हाँ सुनो, सवाल सुनो। पहले 10 वोल्ट थे और सपोज करो दोनों लैंप्स की रेसिस्टेंस बराबर थी, तो दोनों 5-5 खाएंगे। 12 कर दिया दोनों 6-6 खाएंगे, 18 कर दिया दोनों
9 खाएंगे, सही है। और अगर मैंने इसको सपोज करो 30 कर दिया, दोनों 15 खाएंगे, दोनों ही साथ में उड़ेंगे। समझ गए? इज दैट क्लियर? मैंने अभी जो रूल बोला है उसकी लॉ की वायलेशन नहीं कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है। समझ गए? आपका कोई सवाल है? ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए? जी बेटे, 18 पॉट्स के, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, यहां तक पहुंच गए। अच्छा इधर सुनो, वर्क डन की ये डेफिनेशन है, लेकिन 1 मिनट है। जब इसमें भी वर्क डन हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें भी एनर्जी कन्वर्जन होगी। ईएमएफ में क्या था? अदर फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल था, इसमें उल्टा होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स होगा। भाई लैंप लगा हुआ है, लैंप में मेरे पास किस में कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी? हीट में हो सकती है, लाइट में हो सकती है, मोटर लगी हुई है आवाज में हो सकती है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। यू गेट दिस आइडिया? सही है। काइनेटिक एनर्जी में हो सकता है, मोशन हो रही है उसके अंदर, सही है। हीट में हो सकता है, मोटर गर्म भी तो होती है। अगर बेल है तो बेल में साउंड एनर्जी भी तो हो सकती है। यू गेट दिस आइडिया? समझ गए? ईएमएफ बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, और जो पीडीज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, अब आप एक काम करो, इन दोनों की डेफिनेशंस एज इट इज कॉपी करो, पेपर में आती है, भले एएस लेवल हो भाई ओ लेवल, जो दोनों में ही आती है, ये चीज आती है। अब मेरी बात सुनो, यहां तक तो पहुंच गए। अच्छा, एक चीज है, ईएमएफ के यूनिट भी वोल्ट्स हैं और इसके यूनिट भी वोल्ट्स हैं, सही, यहां तक तो पहुंच गए। अच्छा, फिर उसके बाद आता है करंट। अब मसला ये है कि करंट जो है, करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक स्टेशनरी चार्ज है, जीरो करंट होगा उस टाइम पर, लेकिन अगर चार्ज मूव हुआ, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एज करंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? चार्ज जब भी मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह पर, करंट होगा, उसका मतलब होगा। ये बात समझ में आ गई? अगर चार्ज स्टेशनरी 1 घंटा कोई करंट नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज फैक्ट है कि अगर मैं एक चार्ज हूं, अपनी कुर्सी पे बैठा हूं राइट नाउ, मुझे कोई ना कोई वजह चाहिए होगी कि मैं उठकर बाहर जाऊं, सही है? समझ तो गए होगे, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सही है? इज दैट क्लियर? सही है। इस इम्पेटस को, इसको हम लोग या तो ईएमएफ बोलेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ या वोल्टेज नहीं होगा, तब तक करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। करंट के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की लाजमी ज़रूरत होती है। समझ गए? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो फिर हमारे पास करंट की डेफिनेशन है क्या? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट। इज दैट क्लियर? यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ गए? सपोज करो कि जैसे मेरे पास ये दरवाजा है, इसमें से एक चार्ज 1 सेकंड में गुजर रहा है, तो 1 एम्पियर। यू गेट दिस आइडिया? यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड में गुजर रहा है, तो इसका मतलब है क्या? समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? इज दैट क्लियर? ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो हमें ओ लेवल से पता है कि भाई करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। सही है? अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो इसका यूनिट है वो एम्पियर से, और एम्पियर एक खुद बेस यूनिट है। एम्पियर को खुदा के वास्ते खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये नहीं खुलेगा एएस लेवल में। ये डिराइव्ड नहीं है, ये बिल्कुल बेस यूनिट है, क्लीन बेस यूनिट है। हाँ, कूलम्स खोल सकते हो एम्पियर सेकंड्स के अंदर, लेकिन इसको आप नहीं छेड़ सकते। समझ गए? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है करंट। वही वाली बात है कि करंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीडी और ईएमएफ। सर पीडी होगा तो ईएमएफ, मतलब ईएमएफ होगा तो पीडी भी लाजमी होगा ना? सही। बस ये कह रहा हूं कि भाई वोल्टेज होना जरूरी है। यहां तक पहुंच गए? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है, इधर सुन लो, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप। लेकिन उस रिलेशनशिप के लिए एक चीज आपको जरूरी मेंटेन करनी है, और वो है टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इज दैट क्लियर?
इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? टेम्परेचर में चेंजेस आ गए, ओम्स लॉ बर्बाद हो गया। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? इस चीज को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। समझ गए? यानी मैं इसको लिख सकता हूं भाई, इधर मैं आपको क्योंकि डेरिवेशंस होती हैं वो मैं लिख के करवाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगी। भाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये लिखा। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, के आई लिख दिया मैंने इसको, सही है, के आई लिख दिया। बाद में इनको जाके पता चला कि यार ये जो के है ये एक्चुअली आर के बराबर है, रेसिस्टेंस के बराबर है। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? तो फिर मेरे पास जो है ये बन गया V इज इक्वल टू आर आई या आई आर के बराबर। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? अब इसी से ही मेरे पास रेसिस्टेंस की डेफिनेशन भी आती है। मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ आप मुझे बताओ रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट एग्जैक्टली इज रेसिस्टेंस? डिफाइन रेसिस्टेंस बेटे। मैं लिखूं? यस सर, रेशियो ऑफ वोल्टेज ओवर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्लीज खुदा के वास्ते ये मत लिख कर आना कि रेसिस्टेंस हिंडर्स द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये लिख कर आओगे पेपर में स्ट्रेट अवे मिडिल फिंगर मिलेगा आपको। सही है? ये बात याद रहेगी। आपको जो लिखना है इधर सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एंड नथिंग एल्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? आपके पास ये फॉर्मूला ही है, V इज इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू V ओवर आई। समझ गए? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, यहां तक पहुंच गए? प्लीज ये मत लिखना कि भाई इट इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ये लिख दिया तो बेटे नाक कटवा के आओगे उधर साइंस कम्युनिटी के सामने। सही है? यहां तक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 ग्राफ्स मेरे पास, बल्कि 3 लाइनें बनी हुई हैं। अब मैंने क्या किया है, इधर देखो, इधर देखो, यहां पर मेरे पास I है और यहां पे मेरे पास V है। ठीक है, एक तरफ करंट है और वोल्टेज है। सही है? अब इसके अंदर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। कैन यू सी दैट स्ट्रेट लाइन ओवर हियर? सही है? अब एक बात याद रखना, अगर मेरे पास I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी मेरे पास ये शो कर रहा है कि ओम्स लॉ इज बीइंग ओबेड। इज दैट क्लियर? ओम्स लॉ इज परफेक्टली बीइंग ओबेड। इनफैक्ट यहां पे मैंने 3 ग्राफ्स बनाए हुए हैं, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा। तीनों में ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि सिंस वो रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे लू, रेसिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। सही है? हाँ, लेकिन इन तीनों ग्राफ्स में बहुत बड़ा फर्क है, वो रेसिस्टेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक बात याद कर लो कि जो ग्राफ V की तरफ ज्यादा होगा, वोल्टेज की तरफ ज्यादा होगा, उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। ये वाली जो मेरे पास ग्राफ है ये V की तरफ ज्यादा है तो इसकी रेसिस्टेंस हाईएस्ट होगी, और ये ग्राफ मेरे पास V से बहुत दूर है तो इसकी कम होगी रेसिस्टेंस। सही है? मैं बी केयरफुल, मैंने कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं बोला था। इधर हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि क्या पता पेपर के अंदर ये इधर V लिख दे और इधर I लिख दे। सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? ये भी हो गया। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की मैंने बात कर दी। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास जो है एक और ग्राफ आता है, बल्कि इधर देखो, इस ग्राफ के अंदर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसमें रेसिस्टेंस किसकी ज्यादा है, ए की या बी की? ए की, क्योंकि V इस तरफ है और I इस तरफ है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला किसके करीब है? V के करीब है। लेकिन दोनों ओमिक कंडक्टर्स हैं, दोनों ओम्स लॉ परफेक्टली ओबे कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि टेम्परेचर मस्ट हैव बीन कांस्टेंट। करेक्ट? अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला एक ग्राफ आ रहा है मेरे पास। अब इस ग्राफ के अंदर मेरे पास ओम्स लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। कैन यू सी दैट? और दूसरी बात है, ये जो ग्राफ है मेरे पास किस तरफ घूम रहा है? ये
V की तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी रेसिस्टेंस बढ़ रही है। और ये स्पेसिफिकली किसका है? फिलामेंट लैंप, जो 100 वॉट वाला बल्ब नहीं होता उसका है। अब एक बात याद रखना, बल्ब को आपने जैसे ही कोल्ड स्टार्ट करोगे इसकी रेसिस्टेंस कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेसिस्टेंस बढ़ती जाती है जब ये गर्म हो जाता है। इसी वजह से जो ये 100 वॉट वाले बल्ब नहीं होते हैं, ये उड़ते पता है कब है? ड्यूरिंग ऑपरेशन, जिस टाइम पे जल रहे होंगे उस टाइम पे नहीं फ्यूज होता। ये जिस टाइम पे आप इसको कोल्ड स्टार्ट करते हो ना, जब फर्स्ट टाइम इसको ऑन करते हो, उसी टाइम पे चांसेस होते हैं कि उड़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे इसकी रेसिस्टेंस बहुत कम होती है। बहुत बड़ा करंट फ्लो होगा, गया, समझ गए? फ्यूज ही उसी टाइम पे होते हैं जिस टाइम पे आप ऑन करते हो उसको, समझ गए? मैं इनकी एनर्जी सेवर्स की बात नहीं कर रहा, इसका फ्यूज होने का मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट होता है, इसमें कंपोनेंट फेलियर होता है। नान वाले के पास चले जाओ बेटे, नान वाले के पास वो जो 100 वॉट का जो बल्ब होता है, ये बेकरी में चले जाओ जिसमें बिस्किट गर्म हो रहे होते हैं, सही है? या आप किसी के पास जाओ 100 वॉट का बल्ब, बल्कि आप एक काम करो 1000 वॉट का बल्ब खरीदो, सही है? सही है, सही है, 1000 वॉट का बल्ब खरीदो, ये फिलामेंट वाला, घर में जो है ना कहीं पे छुपा के ऑन कर दो, आपका बिल जो है ना बहुत अच्छा आएगा घर का, सही है? लाइट का बिल में बहुत आपको गवर्नमेंट आपसे बहुत खुश होगी, सही है? आप बहुत फायदा दोगे, सही है? समझ गए? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमने यहां तक तो कर लिया, फिर हमारे पास आता है कि रेसिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिमेंशंस ऑफ द कंडक्टर या रेसिस्टर। भाई छोटी तार है, रेसिस्टेंस कम होगी। अब सपोज करो मेरे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी है, सही है? उसके साथ मैंने एक छोटी सी वायर के पीसेस से एक लैंप लगाया, छोटा सा बल्ब जलना शुरू हो गया, सही है? आप खुश हो जाओगे कि सर लाइट जल रही है, ये वो तालियां बजाना शुरू कर दोगे। अब जरा सुनो, लिसन, अब सपोज करो कि यही 1.5 वोल्ट का सेल है मेरे पास, और तार जो है इतनी लंबी है कि वो नीचे जाके वहां पे जो सिक्योरिटी वाला बैठता है उसके कमरे तक तार जा रही है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइट जलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाती है उसकी रेसिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इसका मतलब है कि मैं इसको ये लिख सकता हूं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सही है? सिमिलरली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जितनी तार मोटी होगी उतनी उसकी रेसिस्टेंस कम होगी, जितनी तार पतली होगी उतनी उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। ये बात तो वैसे भी पता ही है ना, सही है? मोटी तार रेसिस्टेंस कम, पतली तार रेसिस्टेंस ज्यादा, समझ गए? लंबी तार रेसिस्टेंस ज्यादा, छोटी तार रेसिस्टेंस कम। क्लियर है? सही है? अब इसको समझाने के लिए भी, जो भाई तार की लेंथ का भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, सही है? अब सपोज करो कि इस वाली जो तार है ये छोटी तार है, इसमें क्या करना है कि मेरे पास चार्ज को इस जगह से उठाकर इस जगह पे पहुंचाना है, और इस नीचे वाले भी जो मेरे पास वायर है सेम मटेरियल की है, इधर से उठाकर इसको इधर पहुंचाना है। लोग के मतलब डेस्टिनेशन एग्जैक्टली सेम है, 2 इधर भी है 2 उधर भी है। यहां तक बात समझ में आ गई? लेकिन होगा क्या, अब जरा सुना, इसमें चार्ज को इधर से इधर तक पहुंचाने में कम टाइम लगेगा, और इधर चार्ज को पहुंचाने में, सेम लोकेशन पे पहुंचाने में ज्यादा टाइम लगेगा। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास लिखा हुआ है I इज इक्वल टू Q/T लिखा होता है, मेरे पास टाइम बढ़ गया, चार्ज तो सेम ही फ्लो हो रहा है। अगर मेरे पास ये टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब है कि मेरे पास करंट क्या हो गया, कम हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो बेसिकली अगर लेंथ बढ़ेगी तो इट टेक्स मोर टाइम फॉर द चार्ज टू रीच द एंड पोजीशन। मोर टाइम मींस लेस करंट, और अगर लेस करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ चुकी होगी। समझ गए? क्लियर है? सिमिलरली उसके बाद हमने एक और काम किया है, एक पतली वायर है ये वाली और एक मोटी वायर है। अब इसको इस तरह समझ लो कि दोनों में चार्ज का ट्रेवर्सल जो टाइम है एक जगह से दूसरी जगह में, दोनों में सेम है। पतली तार में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक चार्ज फ्लो कर सक रहा है,
मोटी तार में ज्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है एक ही टाइम में। तो अगर मेरे पास चार्ज बढ़ा, टाइम सेम रहा, तो करंट भी बढ़ गया। करंट कब बढ़ेगा? जब रेसिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मोटी वायर होगी तो रेसिस्टेंस कम होगी। सही है? कंप्यूटर वाले भी इधर बैठे हुए, पैरेलल प्रोसेसिंग तो पड़ी होगी। सही है? सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, समझ गए? गॉट इट? अच्छा, फिर इसके बाद जो है इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं कंबाइन करूंगा, इसको और इसको एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। मैं जब इसको कंबाइन करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर मैंने जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, मेरे पास आ गई एक नया सिंबल आ गया रो, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर होता है। अब जरा सुनो, रेसिस्टेंस इज अ वोलेटाइल क्वांटिटी। वोलेटाइल का मतलब यह है कि भाई तार थी कॉपर की बनी हुई, लंबी तार यूज करोगे रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगी, मोटी तार यूज करोगे रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगी। सही है? सो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉपर की है? उसके लिए आप जाओगे रेसिस्टिविटी की तरफ। अब ये जो रेसिस्टिविटी है ये फिक्स रहेगी, ये मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करेगी। समझ गए? आप लेंथ को बड़ा कर दो, मोटी तार यूज करो, पतली तार यूज करो, लेकिन अगर कॉपर की बनी हुई है रेसिस्टिविटी उसकी एग्जैक्टली सेम आएगी हर बार। सही है? सो रेसिस्टिविटी हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग। सही है? आप जा रहे हो बाहर जाके पार्क फैन खरीदने, आपने बोला मैं पेडेस्टल फैन खरीदो, वो आपको बोलेगा कि सर इसमें 99.9% कॉपर है। सही है? आपने अंधा बिलीव किया। अब घर पे जाके आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉपर है या क्या है? अगर एक्सपेरिमेंटेशंस करोगे इस पे, यानी आप क्या करोगे, उसकी रेसिस्टिविटी निकालोगे। सही है? रेसिस्टिविटी निकालने के बाद अगर वो ग्लोबल वैल्यूज के साथ मैच करती है कॉपर के साथ तो सही है, तो उसने झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर नहीं करती है तो भाई हो सकता है एल्यूमिनियम वायर हो, कोई भी वायर हो सकती है। समझ गए? सिल्वर वायर यूज नहीं करते भाई। ये लोग जो बोलते हैं ना सिल्वर वाली बैड है, भाई बेटे सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, एल्यूमिनियम बेस्ड वायर होती है। कॉपर तो बहुत अच्छा है। सही है? अगर कॉपर है तो अच्छी बात है यार। सही है? और अगर आप बहुत ही अमीर हो, सही है, स्पॉइल्ड चाइल्ड हो आप, सही है, सही है, आवारा हो फुल, सही है, सही है, बाप का पैसा उड़ाने वाले हो, तो फिर आप एक काम करो, आप अपने घर की पूरी वायरिंग जो है गोल्ड प्लेटेड वायर्स यूज करो फिर आप। सही है? इफ यू आर अ स्पॉइल्ड चाइल्ड गो फॉर गोल्ड प्लेटेड वायरिंग्स। बेटे गोल्ड प्लेटेड HDMI केबल भी आती है। सही है? जिसपे क्वाइट एक्सपेंसिव, सही है, नॉर्मल HDMI और गोल्ड वाली HDMI पिक्चर क्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ इट्स जस्ट अ गिमिक। सही है? अगर शौक है तो गो फॉर गोल्ड। सही है? समझ गए? इसके बाद हमारे पास है 2 मिनट में ब्रेक ले लूं। ये था रेसिस्टिविटी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मटेरियल नॉट ऑन डिमेंशंस। डिमेंशंस का मतलब है लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया। रेसिस्टेंस तो बेटे हर चीज पे डिपेंड करेगी ना, थोड़ा सा भी अपसेट टेम्परेचर चेंज हो गया चीखें निकल जाएंगी उसकी। सही है? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सर्किट एनालिसिस। सही है? एक से इंपॉर्टेंट चीज है सर्किट एनालिसिस। अब सर्किट एनालिसिस में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, और वो है V = IR, यानी ओम्स लॉ, ब्रेड एंड बटर है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज कन्फिग्रेशन। पहले सीरीज कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक। समझ गए? आपके पास जैसे ये एक लूप बना हुआ है, ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक। समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं सीरीज लूप। सीरीज के अंदर, इनको बाद में डिस्कस कर लेते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर को, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीरीज के अंदर जो हमारे पास रेसिस्टेंसेज होती हैं, जैसे जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये डायरेक्ट आपके पास ऐड होगा। यानी इसका कहने का मतलब है द कंबाइंड रेसिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टर। आप जरा इधर देखो, एक है 10 ओम, एक है 20 ओम और एक है 40 ओम। तो ये गारंटी होगी कि अगर आप इसकी कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालोगे वो 40 से भी बड़ी होगी, और इसकी कंबाइंड रेसिस्टेंस जो निकाली गई है वो 70 ओम्स है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसको पर भी डिस्कस कर लेते हैं, एमीटर। अब एमीटर की खासियत ये होती है कि एमीटर करंट को मेजर करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटली स्मॉल होती है। रियल वर्ल्ड में इन्फिनिटली स्मॉल, लेकिन अगर आइडियल वर्ल्ड में बात करें तो इसकी रेसिस्टेंस ज़ीरो होती है। इसी वजह से एमीटर बड़ा डेंजरस भी होता है गलत यूज़ करने में, समझ गए? क्योंकि एमीटर बेसिकली क्रिएट शॉर्ट सर्किट। सही है, ये बात समझ में आ गई? यानी अब ज़रा सुनो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मुझे याद है, आई वेंट टू अ बैटरी शॉप, सही है, बैटरी खरीदने, गाड़ी की बैटरी खरीदने। उसने क्या किया था, बैटरी दी, ये होती है ना बैटरी, 2 टर्मिनल्स होते हैं उसके। मैंने बोला यार मुझे बैटरी चेक तो करा दो, ड्राई बैटरी थी, चेक तो करा दो इसकी बैटरी, सही है। उसने क्या किया, उसने उठाया, यहाँ से उठाकर उसने मल्टीमीटर यूज़ किया, उसको एमीटर सेटिंग में करके लगाया। मुझे बोलता है कि सर इसमें देखे करंट आ रहा है। मैंने उसको बोला भाई तुमने इसको एमीटर में रखकर तुमने किया है, तो मैं ये बैटरी मेरे किस काम की होगी अब? बिकॉज रियलिस्टिकली इसकी जो रेसिस्टेंस है वो ज़ीरो है ऑलमोस्ट। अगर रेसिस्टेंस ज़ीरो है, आपने बैटरी को शॉर्ट करके मुझे दिया है, यानी बैटरी से आधे से ज़्यादा तो आपने डैमेज कर दिया बैटरी। यू गेट दिस आइडिया? उसने मुझे बताया कि सर देखे स्पार्क भी आ रहा है, करंट भी इसमें देखे कितना ज़्यादा आ रहा है, वो बैटरी फर्स्ट क्लास है। ओ भाई, आपने बैटरी शॉर्ट करके मुझे दे रहे हो, बेच रहे हो, तो बैटरी का मतलब है कि ये तो ख़राब हो गई बैटरी। बड़ी इसमें बहस हुई थी। उसके बाद उसने चेंज करके, मैंने उसको बोला कि भाई मैं इंजीनियर हूँ। वो बोलते नहीं हमें ज़्यादा पता है, ये है वो है, सही है। अब जरा सुनो, इसको अगर आपको चेक करना है ना, तो बैटरी को चेक करने के लिए आप इसको वोल्ट मीटर सेटिंग में करके चेक करोगे। द रीज़न इज दैट, ज़रा इधर देखो सर, ये हर बैटरी के साथ होगा। सुन लो, बैटरी का आप जो है कभी भी उसको एमीटर सेटिंग में नहीं लगाओगे तो फिर बेटे आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा, सही है। क्योंकि एमीटर हैज़ इन्फिनिटली स्मॉल रेसिस्टेंस, बहुत छोटी रेसिस्टेंस होती है इसकी, यानी इफेक्टिवली आप शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर रहे हो, समझ गए। और एक रूल है कि एमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी आप सर्किट में भी यूज़ करोगे तो हमेशा सीरीज में लगाओगे इसको। पैरेलल में लगाओगे तो इसका मतलब है कि आप इफेक्टिवली शॉर्ट सर्किट कर रहे हो या उस एलिमेंट को आप कैंसिल आउट कर रहे हो, समझ गए। यानी इसका कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। इधर देखो, ये मैंने हटाया, सही है। इधर देखना, मेरे पास सपोज करो एक बैटरी लगी हुई है ये वाली, और ये मेरे पास एक लैंप ये है और एक लैंप ये है, सही है। मैं क्या करता हूँ गलती से, जैसे ये मेरे पास है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल 10 वोल्ट है, सही है। लैंप जो हैं ये 5-5 वोल्ट के थे, सही है। 5-5 वोल्ट वाले लैंप है, यानी 5-5 जो है 5 वोल्ट इस पे भी आ रहे हैं, 5 वोल्ट इस पे भी आ रहे हैं, सही है। अब ज़रा सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैंने उठाया इसके अक्रॉस एमीटर लगा दिया, इस लैंप के अक्रॉस। पता है क्या होगा, ये जो मेरे पास जो करंट आएगा इसके अंदर, करंट स्टार्ट होगा इधर से, ये करंट जाएगा, ये करंट इधर से तो पास होगा, लेकिन अब वो बोलेगा कि एक्सक्यूज मी, करंट के बाद दिमाग करंट बोलेगा कि मैं इधर से क्यों जाऊं, इधर तो रेसिस्टेंस है, इधर से क्यों नहीं चला जाऊं जहां पे मेरे पास मिनिमम रेसिस्टेंस है, इन्फिनिटली स्मॉल रेसिस्टेंस, सारा करंट इधर से बाईपास होगा। यानी पता है क्या होगा, ये वाला जो लैंप होगा ये बंद होगा, ये लैंप सेफ रहेगा, इसको कुछ होगा नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, यहां से 5 वोल्ट गए, सारे के सारे 10 वोल्ट इस पर आ गए। अगर 10 वोल्ट इस पे आ गए, ये लैंप उड़ जाएगा आपका। सर, अगर वो 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट आगे चलेगा बैटरी में, तो बैटरी नहीं उड़ेगी सर? नहीं, बैटरी पे भी जो डैमेज आएगा, जाहिर सी बात है, वो उसमें से ज़्यादा चार्ज निकल रहा है ना। लेकिन अभी भी ये वाली तो इससे तो बचा हुआ है ना, लेकिन ये वाला उड़ जाएगा बीच में, ये वाला लैंप उड़ जाएगा आपके पास, ये वाला तो ऑफ हो जाएगा, ये तो बचा रहेगा, लेकिन ये वाला उड़ जाएगा लैंप, समझ गए। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सेफ है, इट मेजर्स वोल्टेज, हैज इन्फिनिटली लार्ज रेसिस्टेंस, यानी रियलिस्टिकली आइडियल दुनिया में इसकी इन्फिनिट रेसिस्टेंस होती है। रियल वर्ल्ड के अंदर मेगा ओम्स वगैरह में इसकी रेसिस्टेंस होती है,
ये बात समझ में आ गई? इसी वजह से इसको सीरीज में नहीं लगाते हैं। अगर आप सीरीज में लगाओगे सिर्फ ये वोल्टेज रीड करेगा, बाकी जितना इक्विपमेंट सीरीज में लगा होगा सब ऑफ हो जाएगा, डैमेज नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि सारा वोल्टेज तो यही खाएगा, समझ गए? बाकी के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं वोल्टेज। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसीलिए इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, समझ गए? यानी अगर मैं इसी वाले सर्किट में चला जाऊं, इसी वाले सर्किट में मैं एक काम करूं, एक कारनामा अंजाम दूं, ये मेरे पास है 10 वोल्ट है, ठीक है, और मैंने एक काम किया, एक लैंप ये रहा, इधर बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, और इधर मेरे पास एक लैंप ये रहा, सही है? ये वोल्ट मीटर ही 10 वोल्ट शो करेगा आपको। यानी आपके पास क्या होगा कि ये लैंप्स नहीं जलेंगे आपके पास, डैमेज नहीं करेगा। पहली बार में भी पैरेलल नहीं चलेगा बेटे। अगर आप ये वाली बात कर रहे हो ना कि पहले करंट यहाँ से आएगा तो इसको जलाएगा और इसको जलाएगा, तो बेटे फिर आपने ओ लेवल्स नहीं किया है, सही है? ऐसा नहीं होता, ये हमेशा एक साथ ही होता है सब चीज़ें, सही है? ये नहीं होता कि पहले एक करंट यहाँ तक आएगा, देखेगा, ये लैंप को जलाएगा, फिर बाद में ये जलेगा, ऐसा नहीं होता। होगा तो दोनों एक साथ जलेंगे, वरना नहीं जलेंगे, समझ गए? ठीक है, ये बात याद रहेगी, सही है? अच्छा थोड़ा सा बस कर लेते, फिर उसके बाद आई एंड द क्लास एंड कंटिन्यू टुमारो। सर V = I जब लगेगा ना, जब ओम्स लॉ अवेयर होगा, चार सी बात है। अच्छा इधर देखो, कंबाइंड रेसिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ये बात मैंने अभी बताई थी। एक बात और भी है इंपॉर्टेंट, वो ये है सीरीज लूप के अंदर जो करंट इधर होगा वही करंट इधर भी होगा, 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 इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी सेम, 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 सही है? हाँ, अब जरा सुनो, इस 40 ओम के रेसिस्टर को मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, और इसकी जगह पर मैंने एक बड़ा रेसिस्टर लगा दिया 100 ओम का। ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ी। अगर ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ गई तो ओवरऑल जो गिरा हुआ करंट होगा, गिरा हुआ करंट वो इधर भी आएगा, गिरा हुआ करंट वो इधर भी आएगा, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी गिरा हुआ करंट, इधर भी गिरा हुआ करंट, गिरा हुआ, 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 गिरा हुआ। बेटे जब टोटल रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो टोटल करंट तो कम होगा, समझ गए? वो गिरा हुआ करंट हर जगह पे नजर आएगा आपको, सही है? सर जैसे एक सवाल, I = U R होता है, तो वो R और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं? बेटे अभी उसको छोड़ दो 2 मिनट, मैं जो बता रहा हूँ पहले सुन लो, सीरीज नेटवर्क है ये। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेसिस्टेंसेस। ये तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में ही बताया था कि भाई जाहिर सी बात है, इसकी रेसिस्टेंस सबसे बड़ी है तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज यही खाएगा, सेकंड नंबर पे ये खाएगा, और सबसे कम रेसिस्टेंस इसकी है तो सबसे कम ये खाएगा। लेकिन इन सबको अगर आप ऐड अप करोगे ये ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, ये भी हो गया आपके पास। आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर। पैरेलल नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा लूप वाइज, कल करते हैं उसको।